वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास से मुगल सत्ता में बाबर का जो बचा हुआ हिस्सा है उसको देखेंगे और साथ ही साथ हुमायूं के बारे में समझेंगे। देखिए, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक देख रखा था कि बाबर ने भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किए थे, जिसमें देखिए यहाँ पर सबका जिक्र किया गया कि किस प्रकार से कौन सा आक्रमण हुआ है। सबसे पहले बाजौर और भेरा का युद्ध हुआ था, जहाँ पर तोप खाने का प्रयोग हुआ है। इसके बाद दूसरा हमला पेशावर में, तीसरा सियालकोट का हमला है ना। सियालकोट को भारत का प्रवेश द्वार माना जाता है। फिर इसके बाद चौथा आक्रमण 1524 में हुआ था, जिसके बाद क्या हुआ कि पानीपत का युद्ध हुआ था, जहां से बाबर सफल हुआ था। तो इसके बाद अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य मतलब ये सभी पॉइंट पेपर में पूछे जा चुके हैं। देखिए, बाबर की उदारता और अत्यधिक मात्रा में धन वितरित करने के कारण बाबर को कलंदर कहा जाता है। तो बाबर की उपाधि कलंदर थी। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि वो काफ़ी मतलब जो उसकी उदारता थी और जो अधिक धन वितरित करता था, इसी कारण उसे कलंदर कहा गया। 1526 ईस्वी में बाबर ने खुद को खाकान कहा और मंगोलों का यह लक़ब धारण किया। देखिए, खाकान ये मंगोलों का लक़ब मतलब उपाधि है, इसे इसने धारण किया था। बाबर ने सर्वप्रथम 1506-7 को काबुल में और फिर 1526 को भारत में बादशाह की उपाधि धारण की थी। देखिए, 1506-7 यहाँ पर बाबर ने काबुल में बादशाह की उपाधि धारण की और भारत में 1526 जब पानीपत की लड़ाई हुई थी उसके बाद ये उपाधि धारण करता है। बादशाह की उपाधि धारण करने से पूर्व बाबर की उपाधि मिर्जा थी, तो ये भी महत्वपूर्ण है, बाबर की उपाधि मिर्जा भी थी। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध के पश्चात पहला मुगल शासक बना जिसने गाजी की उपाधि धारण की। देखिए, बाबर की उपाधि कलंदर भी है, मिर्जा भी है, गाजी भी है। तो मुगल सत्ता से सबसे पहले गाजी की उपाधि बाबर ने धारण की है। अब सामान्य सी बात है, पहला मुगल भी है तो फिर पहली उपाधि भी बनेगी। अब आगे कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य दिए। देखिए, यहाँ पर बताया गया कि बाबर नक्शबंदी सिलसिले के उबैदुल्ला अहरार का शिष्य था। देखिए, किसका शिष्य होता है? उबैदुल्ला अहरार का शिष्य था। उबैदुल्ला अहरार तैमूरियों के संरक्षक पीर थे और उन्होंने बाबर को कई बार सपने में दर्शन दिया था। तो उबैदुल्ला कौन है? जो तैमूर होते थे, तैमूरों के संरक्षक पीर थे और इनको बाबर को सपने में दर्शन दिया करते थे। बाबर एशिया का प्रथम शासक था जिसने गोला बारूद का सफलतापूर्वक प्रयोग किया था। ये हम लोगों ने कल की क्लास में भी डिस्कशन किया था, बाजौर और भेरा। बाबर पहली बार यहाँ पर आक्रमण करता है जिसमें तोप बारूद का प्रयोग किया जाता है। भारत में सर्वप्रथम पानीपत के युद्ध में तोपों का प्रयोग किया गया। देखिए, जो पानीपत का युद्ध है अभी वर्तमान में भारत में और बाजौर भेरा अब पाकिस्तान में चला गया। तो इतिहास में आप पढ़ेंगे तो दोनों नाम मिलता है, क्योंकि पहले बाजौर भेरा भी भारत का हिस्सा था। बाबर की आत्मकथा तुजु के बाबरी या फिर बाबर नामा है। सर्वप्रथम यहाँ पर दिया है कि अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा बाबरनामा का फारसी रूपांतरण करवाया था। तो देखिए, जो बाबरनामा इसका फारसी अनुवाद किसने करवाया था? अकबर ने। और किसके द्वारा? अब्दुल रहीम खाना के द्वारा। बाबर ने अपनी आत्मकथा में जिन 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है उसमें से एक विजयनगर और दूसरा मेवाड़ है। देखिए, जो बाबरनामा है इसमें यह बताया गया कि 1526 के समय में, 1526 का जब समय चल रहा था तो उस समय बाबर ने जिक्र किया कुछ राजाओं का। तो यहाँ पर देखिए, जो विजयनगर है, विजयनगर पर कृष्णदेव राय का शासन था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि विजयनगर पर किसका शासन है? था तो कृष्णदेव राय का। और जो मेवाड़ है, मेवाड़ पर राणा सांगा का शासक था, राणा सांगा। ये भी आपको याद रखना है कि राणा सांगा का शासन था। इसके अलावा जो दिल्ली के बारे में बताया तो दिल्ली में शासन था इब्राहिम लोदी का। और दिल्ली के बाद अगर आप देखेंगे जैसे बंगाल में, तो बंगाल में नुसरत शाह का शासन था। तो इसी तरीके से अलग अलग प्रकार से मतलब 7 मुख्य है जिसका जिक्र किया जाता है। बाबर द्वारा पद्य रचनाओं का संकलन दीवान में किया गया है, जो तुर्की पद्य में श्रेष्ठ माना जाता है। तो इसने तो पद्य का भी संकलन किया है दीवान में, जो तुर्की पद्धति में श्रेष्ठ है। पद्य में उसने एक नवीन शैली मुबैयान लिखा, जो मुस्लिम कानून की पुस्तक है। तो मुबैयान शैली का विकास किसने किया? बाबर ने किया। काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाबर की एक रचना रिसाल ए उसज मतलब खत ए बाबरी थी, जिसकी शैली नवीन मानी गई थी। तो खत ए बाबरी या फिर रिसाल ए उसज ये बाबर की रचना है। मुगल बादशाह बाबर के सेनानायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मीर बाकी, जो कि अभी वहाँ बाबरी मस्जिद को वहाँ से हटा करके उसके स्थान पर राम मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो ये आपको याद रखना है कि मुगल बादशाह बाबर के जो सेना नायक थे मीर बाकी, उन्होंने ही बाबरी मस्जिद बनवाया था। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य दिए। शहबानी खां ने 1501 ईस्वी में
सर ए पुल के युद्ध में बाबर को पराजित कर मध्य एशिया से खदेड़ दिया था। देखिए होता क्या है कि बाबर के पिता की मृत्यु 11 वर्ष की अवस्था में हो गई थी, मतलब जब बाबर 11 साल के थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो इनकी दादी थी एहसान बेग दौलत, जिनकी मदद से बाबर क्या करते हैं, जो उस समय समरकंद होता है उस पर अधिकार करते हैं, लेकिन सैबानी खां उज़्बेक ये इन्हें परास्त करके वहाँ से खदेड़ देते हैं। इस युद्ध में उज़्बेकों की युद्ध पद्धति जो थी वो तुलुगमा युद्ध पद्धति थी। सैबानी खां ने बाबर के विरुद्ध प्रयोग किया था। देखिए उज़्बेक ने कौन सी पद्धति अपनाई? तुलुगमा। 1504 ईस्वी में काबुल विजय के उपरांत बाबर ने अपने पूर्वजों के द्वारा दी गई उपाधि मिर्जा का त्याग कर नई उपाधि बादशाह धारण किया था। फिर 1504 ईस्वी में बाबर क्या करते हैं, ये काबुल पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो जो मिर्जा उपाधि होती है इसका त्याग करते हैं और ये बादशाह उपाधि धारण करते हैं। आलम खां इब्राहिम लोदी का चाचा था। उसने दिल्ली के राज सिंहासन पर अपना अधिकार जताते हुए बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। तो ये जरूर आप याद रखिएगा, आलम खां लोदी, है ना। आलम खां लोदी ये इब्राहिम लोदी का चाचा था। इसने इब्राहिम लोदी से तंग आकर, क्योंकि इब्राहिम लोदी शासक था, तो आलम खां का प्लान ये था कि बाबर आएगा, आक्रमण करेगा, और जैसे सब लुटेरे आक्रमण करके चले गए वैसे बाबर भी चला जाएगा, लेकिन होता ऐसा नहीं है। फिर देखिए यहाँ पर है 1524 ईस्वी में बाबर को चौथी बार भारत अभियान के दौरान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी व पंजाब के गवर्नर दौलत खां के मध्य कटु संबंध हो गए थे। तो बाबर जब 1524 ईस्वी में आता है तो उस समय दौलत खां और इब्राहिम लोदी दोनों के बीच में क्या होते हैं कि भाई स्थिति गड़बड़ हो जाती है। सुल्तान इब्राहिम लोदी ने दौलत खां को राजधानी आने का आदेश दिया था, जिसका दौलत खां ने उल्लंघन किया। दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावन खां को बाबर के पास इस संदेश के साथ भेजा कि वह सुल्तान इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन से अपदस्थ करके उसके स्थान पर उसके चाचा आलम खां को पदस्थ करने में सहायता करे। तो देखिए यही दौलत खां लोदी, आलम खां लोदी, ये सब क्या होता है कि मतलब दिल्ली की सत्ता हथियाने के लिए बाबर को आमंत्रित करते हैं। फिर आगे क्या होता है देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर दिया है बाबर के 4 पुत्र थे। तो बाबर के 4 पुत्र थे, इसमें आप याद रखिएगा हुमायूं सबसे बड़ा है, फिर कामरान है, अस्करी और हिंदाल है। बाबर ने बाबरनामा में ये लिखा है कि उसने ये आदेश दिया था कि उनके पुत्रों के बीच में राज्य का बंटवारा समान हो। तो इस कारण जो हुमायूं है, हुमायूं को दिल्ली और आगरा का क्षेत्र मिलता है। कामरान को काबुल, कांधार, सिंध, पंजाब ये सब क्षेत्र दिया जाता है। अस्करी को संभल की जागीर दी जाती है। संभल का मतलब ये जो यूपी वाला क्षेत्र है, अवध वाला क्षेत्र, ये मिलता है। इसके बाद जो हिंदाल है, हिंदाल को अलवर क्षेत्र दिया जाता है। तो ये 4 अलग अलग क्षेत्र विभाजित किए गए। अब यहाँ पर बताया गया बाबर की सैन्य विजय। देखिए बाबर की सैन्य विजय में 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर कब्जा किया था। 1524 ईस्वी में दौलत खां द्वारा उसके खिलाफ किए जाने के बाद बाबर ने काबुल में पीछे हटने के लिए लाहौर, बूथड़ पर कब्जा किया। नवंबर 1525 में बाबर ने पंजाब पर दोबारा हमला किया और वहां कब्जा किया। और पानीपत का युद्ध, भाई जो पानीपत का प्रथम युद्ध है 21 अप्रैल 1526, कौन नहीं जानता है। बाबर ने एक नया इतिहास बना दिया। वो क्या करता है कि मतलब दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाता है और मुगल की नींव पड़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए, अब आगे देखिए, यहाँ पर पानीपत की पहली लड़ाई में भारत का जो मुगल प्रभुत्व है मतलब हो जाता है और अपने पुत्र हुमायूं को आगरा घेरने के लिए भेज देते हैं। बाबर ने खुद को हिंदुस्तान का सम्राट भी घोषित किया था। आगे बढ़ते देखिए, यहाँ पर बाबर की मृत्यु 1530 में हो जाती है। 1530 में हो जाती है। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि बाबर को सबसे पहले जब उसकी मृत्यु होती है तो उसे आरामबाग जो कि आगरा में, यहाँ पर दफनाया जाता है। आरामबाग में दफनाया गया। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि इसकी कब्र यहाँ से निकालकर काबुल में स्थानांतरित की गई। तो अभी वर्तमान में आपसे कोई पूछे कि बाबर का मकबरा कहाँ है, तो काबुल में, लेकिन पहले कहाँ दफनाया गया था? आरामबाग में। अब इसके बाद अगला देखिए, बाबर का पुत्र होता है हुमायूं। हुमायूं का शासन होता है 1530 से 1556 तक। ये जो 30 से 56 तक दिख रहा है, तो इसका शासन 30 से 56 तक डायरेक्ट नहीं होता है, 2 खंडों में बटा होता है। पहले 1530 से 1540 ईस्वी तक और फिर 1555 से 1556 ईस्वी तक। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। देखिए जो पिता ने मतलब वसीयत बनाया तो उसी के हिसाब से प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला। उसके भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया। 1539 में चौसा का युद्ध होता है कर्मनाशा नदी के तट पर। 1540 में कन्नौज का युद्ध होता है, इसी बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। इन पराजयों के कारण उसे ईरान की ओर भागने के लिए बाध्य किया गया। फिर ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली और 1555 ईस्वी में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। परंतु इसके अगले वर्ष क्या होता है, एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है। ये पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर जाता है, जिसके कारण इसकी मृत्यु होती है। तो अब यहाँ पर हुमायूं के बारे में तथ्य दिया गया। हुमायूं का जन्म होता है 6 मार्च 1508 ईस्वी काबुल में। मूल नाम है नासिरुद्दीन मोहम्मद। हुमायूं का शाब्दिक अर्थ होता है भाग्यवान, ये भी याद रखें। भाग्यवान शब्द आपने जरूर पढ़ा होगा, इसका अर्थ आपको पता होगा।
उपनाम है हुमायूं, पिता का नाम है बाबर, इसकी माता माहम बेगम, ये सिया संप्रदाय से थी। तो अपने इस्लाम धर्म में सिया और सुन्नी इसके बारे में पीछे पढ़ रखा है। राज्याभिषेक होता है 13 दिसंबर 1530 ईस्वी को। गुलरुख बेगम जो कामरान और अस्करी की माँ होती है, तो इसकी पत्नी होती है गुलरुख बेगम, ये कामरान और अस्करी की माँ होती है। दिलदार बेगम ये हिंदाल की माँ होती है। तो देखिए यहाँ पर जो हुमायूं की माँ कौन है, माहम बेगम। तो इसकी 3 पत्नियों का जिक्र यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल गया, गुलरुख बेगम, दिलदार बेगम और माहम बेगम। पहले से कौन होता है, हुमायूं होता है, दूसरे से कामरान और अस्करी और तीसरे से हिंदाल है। 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण किया। 1531 ईस्वी में हुमायूं का हमला होता है। फिर आगे देखिए 1532 में रायसीन के महत्वपूर्ण किलों को ये जीत लेते हैं। 1532 ईस्वी में गोमती नदी पर स्थित दोहरिया और दौराहा या दादरा में महमूद लोदी व शेर शाह की सम्मिलित सेना को हरा देते हैं। 1535 में हुमायूं ने गुजरात और मालवा को जीतने वाला पहला बादशाह बना। 26 जून 1539 चौसा का युद्ध काफी महत्वपूर्ण है, इसे बक्सर का युद्ध भी कहते हैं। हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य लड़ा गया, शेर शाह सूरी की जीत हो जाती है। इसके पश्चात शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। अच्छा यहाँ पर एक चीज और भी याद रखिएगा, 1539 में जब हुमायूं परास्त होकर भाग रहा होता है तो सामने एक नदी पड़ती है। नदी को पार करने के लिए एक नाविक होता है, नाविक का नाम है निजाम सक्का। निजाम सक्का ये नाविक उसे नदी पार कराता है, तो बाद में हुमायूं से एक दिन का बादशाह बनाता है। तो कई बार ये भी प्रश्न बनता है कि एक दिन का बादशाह कौन है, तो निजाम सक्का है। और इसने चमड़े के सिक्के भी चलवाए थे, चमड़े के सिक्के, ये भी याद रखने। इसके बाद 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। शेर शाह की जीत होती है और इसके बाद क्या होता है कि हुमायूं भारत छोड़कर चला जाते हैं। 1553 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नगर बसाया। 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच में। देखिए जो शेर शाह सूरी है इसकी मृत्यु 1545 में हो जाती है। फिर सूरी वंश धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है, तो कमजोर पड़ने का फायदा हुमायूं फिर से उठाते हैं। मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है, फिर इसके बाद होता है सरहिंद का युद्ध और सूरी वंश यहाँ से समाप्त हो जाते हैं। फिर से हुमायूं दिल्ली पर एक बार मुगल सत्ता को स्थापित कर देते हैं। जुलाई 1555 में शासक बनता है और 1556 में क्या होता है, दीन पनाह नगर के शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, पत्नियां हैं, इन सब के बारे में विस्तार से हम लोग अगली क्लास में समझेंगे और अकबर को भी पढ़ेंगे। तो ये छोटी सी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप आरओ या फिर यूपी पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फिर आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सअप कर कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।